हाय डेवलपर, स्वागत है आप सभी का मनी स्टैक सीरीज के इस 18th पार्ट में। तो भाई इस पार्ट में हम लोग रिएक्ट में फॉर्म्स और डेटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे। पहले हम वहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको डेटा को हैंडल कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं इस वीडियो के एंड में, ताकि हम ये जान पाए कि हम नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। और उससे पहले गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरीके का वीडियो आपसे मिस ना हो। तो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं हमने कोडिंग स्क्रीन पे, और सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ npm run dev कमांड से। इतना करके जैसे हम एंटर करेंगे गाइस, ये हमें एक लोकल यूआरएल प्रोवाइड करता है, जिसको कि हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है और अपने ब्राउजर पे जा करके पेस्ट कर देना है और एंटर कर देना है। ठीक है। तो गाइस ये जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, रिएक्ट फॉर्म्स कंट्रोल एंड अनकंट्रोल कंपोनेंट। तो इसके पिछले वाले वीडियो में गाइज हम लोगों ने रिएक्ट के कंट्रोल और अनकंट्रोल कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था। तो जो लोग भी मेरे इस वीडियो पे नए हैं और उनको रिएक्ट का कंट्रोल और अनकंट्रोल कंपोनेंट नहीं पता है या उनको पढ़ना है, तो वो मेरा पिछला वाला वीडियो देख करके जा करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट के फॉर्म्स और डेटा हैंडलिंग के बारे में जानेंगे। मतलब पहले हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग उसके मल्टीपल इनपुट फील्ड के डेटा को हैंडल कर सकते हैं। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके बाद की वीडियो मैंने 2x में कन्वर्ट कर रखी है, क्योंकि रिएक्ट का फॉर्म डिजाइन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो इसलिए मैंने उसको 2x में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन जहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन का पॉइंट आएगा, मैं उस वीडियो को पॉज कर लूंगा वहाँ पे और एक्सप्लेन करके फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो गाइस चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे, और वहां पर हम पहले क्या करेंगे, इस कंट्रोल और अनकंट्रोल कंपोनेंट का जो सेटअप है उसको हटा करके हम एक नया सेटअप बना लेंगे, जिसमें कि हम लोग रिएक्ट का फॉर्म और डेटा हैंडलिंग देखेंगे। ठीक है। तो चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे। यहाँ पे देखो, जो अनकंट्रोल कंपोनेंट है और जो कंट्रोल कंपोनेंट है उसका टैब क्लोज कर लेंगे हम लोग, क्योंकि ये अननेसेसरी था वहाँ पे। और उसके बाद गाइज हम लोग कंपोनेंट में जाएंगे फोल्डर में, और यहाँ पे एक यूजर फॉर्म डॉट tsx नाम से फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है। और उस कंपोनेंट को अब हम लोग इस फाइल में एंटर करेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे फंक्शन यूजर फॉर्म और उसके बाद फंक्शन ब्रैकेट, और यहाँ से हम लोग JSX रिटर्न करा देंगे। ठीक है। तो अभी के लिए देखो H5 में रिटर्न करा दे रहा हूँ, और जिसमें मैं लिख दे रहा हूँ दिस इज माई यूजर फॉर्म। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे इस कंपोनेंट को, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यूजर फॉर्म। ठीक है। तो देखो इतना करने के बाद गाइज हम क्या करते हैं, app.tsx में चलते हैं, और ये जो हमारा कंट्रोल कंपोनेंट का पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, कमेंट कर लेंगे, है ना, क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ से भी देखो, जो भी हमने रिटर्न कराया था JSX से, उसको भी उठा करके हम लोगों ने एक कमेंटेड सेक्शन में डाल दिया, और यहाँ पे देखो बीच में भी एक कमेंटेड सेक्शन है, उसको भी हम लोग उठा करके नीचे रख दिया। ठीक। इतना करने के बाद गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाइटल चेंज कर देते हैं कि रिएक्ट फॉर्म्स एंड डेटा हैंडलिंग। ठीक है। इतना करने के बाद गाइस देखो, अब हम क्या करेंगे, ब्राउजर पे चलेंगे, और ये देखो हमारा जो अपडेटेड डेटा है वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक। तो गाइस देखो इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि जो हमने कंपोनेंट क्रिएट किया है ना, उसको क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे app.tsx में। देखो यूजर फॉर्म हमने इंपोर्ट कर लिया, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे JSX में रिटर्न भी करा देंगे। ठीक है। तो इतना करने के बाद जो भी हमारा यूजर फॉर्म में है गाइज, वो हमें क्या होगा, डेटा यहाँ पे दिखने लगेगा, मतलब ब्राउजर पे दिखने लगेगा। ठीक। इतना करने के बाद गाइज अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, है ना। तो देखो किस तरीके से मैं एक फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ। पहले हम लोग को डिव लेना है, और इसको उठा करके मैं जो H5 है हमारा उसके अंदर रख देता हूँ। ठीक है। तो और देखो गाइज, ये अगर बहुत ज़्यादा जल्दी लग रहा है आपको, तो आप टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये जो कोड है पूरा, ये मैं आपको जो है एक लिंक दूंगा, उस लिंक से आप जो है कि इसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है। तो सिंपली आप बस ये देख लो कि किस तरीके से मैं फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ और क्या क्या चीज़ जरूरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है। तो सिंपली देखो, यहाँ पे क्लास नेम हो गया, फिर फॉर्म हेडिंग डाल दिया मैंने, जैसे ये हेडिंग का पार्ट है तो यहाँ पे फॉर्म हेडिंग उसका क्लास नेम दे दिया मैंने। उसके बाद देखो एक और डिव बनाएंगे, जिसमें हम लोग क्लास नेम लेंगे और यहाँ पे फॉर्म फील्ड लिखेंगे। ठीक है। अब देखो फॉर्म नाम का जो टैग है उसको लेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लेवल बनाते हैं जिसमें हम लोग लेते हैं नेम। ठीक है। तो मैं आपको मतलब अभी जो नेम है, ईमेल है, इस तरीके का कुछ फील्ड जो है आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है। फिर उसको हम लोग थोड़ा बहुत CSS से डिजाइन करेंगे, और उसके बाद उसको हम लोग किस तरीके से डेटा हैंडल करते हैं वो भी देखेंगे। ठीक। तो देखो नेम में हमने ले लिया लेवल को, मतलब लेवल में नेम को ले लिया, फिर उसके बाद डी एक और डिव लेके इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और नेम इज इक्वल टू फुल नेम दे दिया। ठीक है। अब देखो ये इनपुट क्लोज भी कर दिया। तो गाइज देखो, रिएक्ट के JSX में तो यही होता है ना कि आप जो भी टैग ओपन कर रहे हो उसको क्लोज करना होता है। ठीक है। चाहे आप उसको सेल्फ क्लोजिंग टैग से करो, चाहे फिर उसका क्लोजिंग टैग से करो। तो देखो यहाँ पे जो हमें ब्राउजर पे वो दिखने लगा कि नेम हमारा यहाँ पे आ गया, और इनपुट फील्ड भी हमारा आ गया। ठीक है। तो इतना करने के बाद गाइज अब हम देखो क्या करने वाले हैं कि पहले हम थोड़ा सा इसमें ना CSS डालते हैं, थोड़ा कि थोड़ा हमारा जो फॉर्म है वो थोड़ा सही दिखने लगे। ठीक है। तो अब देखो स्टाइल में मैं दे देता हूँ कि टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। ठीक है। तो ये हमारा देखो जो नेम है और जो इनपुट बॉक्स है वो हमारा लेफ्ट में चला गया। ठीक है। अब इसके बाद गाइज हम क्या करने वाले हैं कि कुछ
CSS और इसमें अप्लाई करेंगे। तो पहले देखो ये जो पूरा हमने एक डिव क्रिएट करके नेम और इसका इनपुट फील्ड क्रिएट किया है ना, उस पूरे को ही एक डिव में रख लेंगे ताकि हम उसको बीच में ला सके, है ना। तो सिंपली अभी देखो मैंने क्लास दे दिया नेम फील्ड, और उसके बाद देखो एज फील्ड, और उसके बाद मतलब जैसे हमने दो इनपुट क्रिएट कर दिया, एक नेम का कर दिया, एक एज का कर दिया, ठीक है। तो इतना करने के बाद देखो हमारे पास दो इनपुट हो गए। और इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, फिर एक डिव ऊपर क्रिएट करेंगे, मतलब सबसे टॉप पे एक डिव क्रिएट करेंगे, और उसको फॉर्म को क्या कर देंगे, रैप कर देंगे, मतलब फॉर्म के अंदर जो डेटा मतलब जो इनपुट फील्ड है और लेवल है उसको रैप कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्लास नेम फिर से देंगे, और यहाँ पे डी फ्लेक्स देता हूँ, मतलब डी फ्लेक्स जो CSS का क्लास है गाइस, मतलब हमने इसमें क्या किया है, बूट रिएक्ट और बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी यूज कर रखी है, तो जब भी हम कोई बूटस्ट्रैप का क्लास देते हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, तो ठीक है। तो सिंपली देखो डी फ्लेक्स देने से वो हमारा फ्लेक्स कर दिया, मतलब एक ही लाइन में उसको लेकर के आ गया दोनों इनपुट को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको विड्थ देता हूँ कि 50% के आसपास, और उसके बाद यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ 0 और ऑटो, ठीक है। तो सिंपली देखो 50% का मतलब है कि जो फॉर्म का वो है एरिया है वो 50% में हो जाएगा पूरे ब्राउजर पे, और मार्जिन 0 ऑटो का मतलब कि वो बीच में चला जाता है, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब तो कुछ और भी है, लेकिन अगर 0 और ऑटो देते हो तो मतलब कि वो बीच में चला जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया ना हमारा बीच में। तो सिंपली देखो इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, गैप दे देते हैं इन दोनों जो हमारा इनपुट फील्ड है उसके बीच में, हम लोग यहाँ पे गैप दे दिया, ठीक। इतना करने के बाद गाइस देखो अब हमारा क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और फैंसी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले बॉर्डर दे देते हैं, मतलब पूरा जो हमारा 50% का एरिया है उसको हम लोग बॉर्डर दे देंगे, है ना, ताकि हमारा जो फॉर्म है उस पर थोड़ा बॉर्डर आ जाए और वो अच्छा से दिखने लगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब देखो इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा लंबा उधर चला जाएगा तो आप लोग को देखने में भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो देखो सिंपली क्या है गाइस कि अभी फिलहाल के लिए तो मैं इसी फाइल में ही इनलाइन CSS लिख दे रहा हूँ, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे मैं ना आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक्सटर्नल CSS का यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप देखो यहाँ पे जो भी हमने वहाँ पे डिजाइन दिया हुआ था, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और उसका कलर हमने ग्रे दे दिया, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब देखो यहाँ पे जो पैडिंग है उसको भी हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद गाइस देखो ये जो पूरा है सेक्शन उसको क्या कर दिया हमने, दो बार कॉपी कर दिया, मतलब अब देखो ये हमारा जो फॉर्म है वो इस तरीके से दिखने लगा, ठीक है। मतलब हमें और भी फील्ड की जरूरत है, तो हम इसको जो हमारा पहला बनाया था उसको हमने कॉपी कर दिया। अब देखो हम यहाँ पे MB2 सबको दे दे रहे हैं, मतलब मार्जिन दे रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे MB2 दे दिया, मतलब उसने हर एक लाइन के बाद गैप बना दिया, मतलब बीच में, है ना, मार्जिन ले लिया। अब देखो इसका मैं चेंज कर देता हूँ हर फील्ड का नाम, नेम के बाद हम लोग एज रखे हैं, फिर उसके बाद जेंडर रखे हैं, उसके बाद यहाँ पे देखो ईमेल रखे हैं, फिर उसके बाद फ़ोन रखेंगे, उसके बाद सिटी रखेंगे, और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो देखो नेम, एज, जेंडर, ईमेल, फ़ोन और सिटी, ठीक है। इतना जो फील्ड है उसकी डेटा को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक। तो देखो गाइज इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि एक क्लास नेम देते हैं, ठीक है। और एक जो सेक्शन है उसको मैं फिर से कट करके नीचे पेस्ट कर दिया हूँ, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, बटन बनाएंगे, ठीक है। फॉर्म तो बन गया, अब हमें उसमें क्या करना है, बटन बनाना है। तो सिंपली देखो यहाँ पे बटन को टाइप करेंगे, बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम इज इक्वल टू BTN सबमिट, ठीक है। और उसके बाद मैंने उसको क्लोजिंग टैग दे दिया, लेकिन गाइज बटन में हमें क्या देना है, नेम भी देना है, तो इस तरीके का क्लोजिंग टैग हमें नहीं देना है, हमें बटन का एक अलग से क्लोजिंग टैग देना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया सबमिट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास बटन भी आ चुका है, ठीक। और इतना करने के बाद गाइज अब हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, और ये जो हमारा दिस इज माई फॉर्म लिखा है ना, इसको भी हम लोग फॉर्म के अंदर ही लेकर के आते हैं, इसको हेडिंग को कट कर लेते हैं और इसको फॉर्म के, देखो फॉर्म टैग है ना उसके अंदर लेके आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये इसका हेडिंग है उसको हम लोग चेंज कर देंगे यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। देखो इतना कर दिए, तो ये भी कितना अट्रैक्टिव हो गया। और गाइज इसके बाद देखो मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, है ना, क्योंकि जो प्रोफेशनल वे होता है अगर आप देखोगे तो इतना ब्लैक नहीं होता है, वो सिंपली मतलब थोड़ा सा ग्रेइश टाइप में होता है। तो देखो दिख रहा है ना आपको कितना अच्छा सा। और सबका कलर चेंज हो गया। अब मैं थोड़ा बटन को भी ना एक ब्यूटीफाई कर देता हूँ कुछ CSS लगा करके। तो इसका मैंने बॉर्डर दे दिया बटन का, और उसके अलावा फिर यहाँ पे कलर दे देंगे, है ना। देखो कलर भी इसका सही हो गया।
तो इन सारे डिजाइन CSS को ना अब हम लोग अपने फाइल में चल के ऐसे रख देंगे, तो हमारा जो CSS है वो सचमुच में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इतना हो गया ना। और इतना करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो बटन है, बटन में भी जो हमने स्टाइल दिया था वहाँ पे बॉर्डर 1 पिक्सल उस सॉलिड उसको दे देंगे, और जो भी कलर उसका रखा था हमने यहाँ पे कलर को भी कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। देखो कलर को हमने यहाँ पे उसका कलर का कोड बेसिकली यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक। तो देखो इतना होने के बाद गाइज अब देखो हमारा फॉर्म जो है कि रेडी हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद जो थोड़ा हमारा हेडिंग था, हेडिंग के नीचे भी जो यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उस पर भी हमने गैप दे दिया MB4 से, ठीक है। तो इसके बाद गाइज देखो नीचे जो बटन है ना, उस बटन को भी हम थोड़ा ऊपर गैप दे देते हैं ताकि हमें देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो इसको MB2 दे दिया। देखो अब हमारा जो बटन भी है वो भी हमारा सही दिखने लगा। तो ये कुछ डिज़ाइन इस तरीके का फॉर्म हमने कर लिया है। और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो सबमिट करने पे देखो URL पे आप देखोगे तो नेम इज इक्वल टू, एज इक्वल टू, जेंडर इज इक्वल टू, सारे जो हमारे फील्ड के नेम है वो सारे अपने ब्राउजर पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखो क्योंकि हमने वहाँ पे BTN का जो टाइप है वो सबमिट दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी हम उसको क्लिक करेंगे तो उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है कि वो रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। पेज पेज को रिफ्रेश कर देता है। तो सिंपली देखो अब हम क्या करने वाले हैं कि पहले एक इंपोर्ट करेंगे यूज स्टेट को, ठीक है। अब क्योंकि जब हम लोग फॉर्म को कंट्रोल करते हैं, मतलब फॉर्म को डेटा को कंट्रोल करते हैं, तो हम किसी न किसी स्टेट के थ्रू ही करते हैं ना। तो सिंपली हम स्टेट का यूज़ करके यहाँ पे मतलब बेसिकली ये कंट्रोल कंपोनेंट है, ठीक है। तो यूज स्टेट का यूज़ करके हम इसको क्या करेंगे, हैंडल करेंगे उसके डेटा को। तो देखो यूज स्टेट मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब उसको यहाँ पे नीचे यूज़ कर रहे हैं कॉन्स्ट फॉर्म डेटा कॉमा सेट फॉर्म डेटा और यूज स्टेट, ठीक है। तो गाइस जिसको भी देखो यूज स्टेट नहीं पता है ना, तो मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में ना इसको एक्सप्लेन कर रखा है डीपली, ठीक है। तो वो जा करके वहाँ पे उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए देखो कि यहाँ पे हमने यूज स्टेट तो कर दिया। अब यूज स्टेट में देखो डेटा किस तरीके से हमको डालना है, मतलब जितने भी हमारे फील्ड्स हैं, मतलब चाहे वो नेम है, एज है, जेंडर है ना, उसको पहले हमें यहाँ पे यूज स्टेट में डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है, उसको हैंडल करने के लिए। तो देखो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट टाइप का बना दिया, मतलब यूज स्टेट बनाया, और उसमें एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग देखो यहाँ पे पहले नेम लिखेंगे, पहले फील्ड का नाम, उसके बाद यहाँ पे देखो एज दे दिया, ठीक है। और देखो अभी सबका जो हमें वैल्यू है उसको ब्लैंक रखना है ना, क्योंकि इसमें हम कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो एक इनपुट फील्ड है। तो यूजर अपने आप इसको इनपुट फील्ड को मतलब फिल करेगा। तो सिंपली देखो यहाँ पे नेम हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, कॉमा करके यहाँ पे ईमेल हो गया, और उसके बाद फ़ोन है, और उसके बाद यहाँ पे सिटी हो गया, ठीक है। तो ये हमारे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया यूज स्टेट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू करली ब्रेसेस के अंदर अब यहाँ पे फॉर्म डेटा डॉट नेम, ठीक है। ये देखो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैसे देंगे। जो फॉर्म डेटा है ना हमारा, देखो ऊपर दिखाता हूँ, ये फॉर्म डेटा है। फॉर्म डेटा एक वेरिएबल है, और उसके अंदर जो नेम है वो हमारा क्या है, कीवर्ड है। तो फॉर्म डेटा और नेम अगर हम लोग वहाँ पे रख देंगे वैल्यू में, तो जो भी हमारा नेम होगा वो हमारा उसमें सेट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली इतना करने के बाद गाइज अब हम क्या करेंगे, ऑन चेंज एक फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। ऑन चेंज फंक्शन पे हम क्या करेंगे, एक हैंडल चेंज नाम से एक फंक्शन बनाएंगे, और इस हैंडल चेंज फंक्शन को हम लोग यहाँ ऊपर में डिक्लेयर करेंगे, मतलब कॉन्स्ट हैंडल चेंज इज इक्वल टू, और उसके बाद ये एरो फंक्शन लगा करके हम लोग इतना कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये इवेंट है, तो इवेंट के लिखने से ही हमें क्या आ रहा है कि इवेंट इज डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज नेवर यूज, ठीक है। ये तो पहला एरर हो गया। और देखो दूसरा एरर क्या आ रहा है कि इवेंट इज इम्प्लिसिटली हैज एनी टाइप, मतलब टाइप का भी मतलब टाइप स्क्रिप्ट का भी एरर आ रहा है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो टाइप स्क्रिप्ट का एरर सॉल्व करने के लिए हमने पहले इवेंट में एनी लगा दिया, ठीक है। एनी का मतलब कोई भी टाइप यहाँ से आए ये एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक। अब देखो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा इनपुट फील्ड है, जो फॉर्म का इनपुट फील्ड है, उसको हम लोग डिस्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है। देखो क्योंकि अगर आप डॉम में देखोगे ना, तो इसका जो डॉम बनता है वो जो है कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में रहता है। तो अगर हम इसको डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं तो उसका हमें नेम और वैल्यू दोनों मिल जाता है इनपुट फील्ड का, ठीक है। तो सिंपली देखो यहाँ पे कॉन्स्ट नेम कॉमा वैल्यू इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है। तो इसके पिछले वाले वीडियो में जैसे इवेंट हैंडलिंग वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से हम लोग उसको इवेंट डॉट टारगेट का यूज करके उसकी वैल्यू को गेट करते हैं। तो यही इवेंट डॉट टारगेट हमें यहाँ पे भी करना है, और उसके बाद उसको डिस्ट्रक्चर करके उसका नेम और वैल्यू निकाल लेना है। मतलब कि
अब जब आप देखोगे नीचे जो इनपुट फील्ड है हमारा, ठीक है, ये जो नेम आप देख रहे हो ना, यही नेम है, मतलब बाई नेम हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ठीक। अब देखो ये जो फुल नेम है ना, इसको मैं हटा कर नेम कर दे रहा हूँ, नहीं तो आपको हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन लगे कि हम लोगों ने वहाँ पे नेम दिया और यहाँ पे फुल नेम दे रहे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे नेम डाल देते हैं, ये वही वाला नेम है, ठीक है, जो ऊपर आप लोगों ने देखा। और उसके बाद गाइस देखो, अब हम लोग क्या करेंगे ना, डेटा को सेट करेंगे। मतलब यूज इफेक्ट में दो पैरामीटर, दो जो है कि ये रहते हैं, आप बोल सकते हो एक वेरिएबल होता है और एक फंक्शन होता है। तो वेरिएबल का काम है वैल्यू को गेट करना, और जो फंक्शन का काम होता है वो वैल्यू को सेट करना होता है, ठीक है। तो अब देखो ये जो सेट फॉर्म डेटा है ना, इसमें हम लोग वैल्यू को सेट करेंगे। किस तरीके से करते हैं, देखो पहले तो हम लोग सेट फॉर्म डेटा में एक कॉल बैक फंक्शन लगाएंगे एज ए एरो फंक्शन, और एक यहाँ पे देखो करली ब्रेसेस दे करके, और ये जो प्रीव लिख रहा हूँ ना मैं, ये प्रीवियस डेटा है, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि प्रीव डेटा क्या होता है। मतलब कि जो स्टेट में हमारा पहले से होता है उसको भी रखना है, और उसके अलावा जो हम न्यू डेटा दे रहे हैं उसको भी इसमें फिल करना है, ठीक है। तो देखो प्रीव डेटा है, तो प्रीव डेटा को डॉट 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 और प्रीव डेटा लगा देते हैं। मतलब कि जो आपने रेस्ट ऑपरेटर देखा होगा, ठीक है, उस रेस्ट ऑपरेटर का यूज करके हम लोग यहाँ पे प्रीवियस डेटा को पहले यहाँ पे इस फॉर्म में सेट करेंगे, और उसके बाद जो एंटर करेगा न्यू डेटा यूजर, उसको भी हम लोग इसमें एंट्री करवा देंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद गाइज अब देखो ये हमारा प्रीवियस डेटा सेट हो गया। अब उसके बाद क्या है कि हम लोग इसको नेम को एज अ की यूज करेंगे। देखो नेम को एज अ की यूज कर लिया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे वैल्यू दे देंगे, ठीक है। अब देखो जो नेम है हमारा, मतलब नेम में जो हमारा इनपुट फील्ड है उसमें आप लोगों ने नेम देखा होगा ना, नेम हमने अलग अलग दे रखा है, एक में नेम दे रखा है, एक में आपका एज दे रखा है, एक में फुल मतलब ये जेंडर दे रखा है। तो वो जो एज और जेंडर है वही यहाँ पे नेम में आएगा, और जो उसकी वैल्यू है वो वैल्यू में यहाँ पे सेट होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। और अगर इस तरीके का कोई भी कंफ्यूजन है गाइस, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, और मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा, ठीक है। तो सिंपली देखो इसके आगे हम लोग चलते हैं, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म डेटा को एक बार कंसोल करा के देख लेते हैं कि फॉर्म डेटा में हमारा कुछ आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो देखो हम सिंपली का क्या किए, अभी जाएंगे ब्राउजर पे और यहाँ पे हम लोग कंसोल ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो फॉर्म डेटा में क्या आ रहा है, अभी हमारा जो भी हमारा डिफॉल्ट वैल्यू है, एज है, सिटी है, ईमेल है, उसमें देखो अभी भी कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। जब हम लोग फॉर्म डेटा फिल करना स्टार्ट करेंगे ना, तब इसमें जो है कि वैल्यू एंट्री होती जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपली देखो आशुतोष लिख रहा हूँ। अब देखो ये जब मैंने आपको बताया ना कि जब भी हम कंट्रोल कंपोनेंट में एक कैरेक्टर भी टाइप करते हैं, तो वो हमारा क्या करता है, कंपोनेंट को री रेंडर करता है, और जो भी हमारा डेटा है उसको अपडेट कर देता है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे जो लास्ट हमारा फॉर्म डेटा कंसोल में आ रहा है, उसमें देखो नेम के आगे हमारा आशुतोष दिख भी रहा है, ठीक है। तो इतना बात क्लियर हो गया आपको। और इसके अलावा गाइज देखो अब हम क्या करेंगे ना, अगर अलग अलग में देखो यहाँ पे 26 दिए दे दिए है ना, तो देखो 26 वहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया है, अभी एक फील्ड को सिर्फ मैनेज किया है, नेम को, ठीक है। अब हम एज में भी वही काम करेंगे जो हमने नेम में किया है, ठीक है। तो सिंपली देखो यहाँ पे वैल्यू में फॉर्म डेटा डॉट एज, फॉर्म डेटा डॉट जेंडर, फॉर्म डेटा डॉट ईमेल। और एक बात आप लोग नोटिस करना कि जो हमारा ऑन चेंज फंक्शन है वो सबके लिए एक ही काम करेगा, ठीक है। उसके लिए आपको अलग अलग फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली हो गया ना, यहाँ पे देखो फॉर्म डेटा डॉट फोन और फॉर्म डेटा डॉट सिटी, ठीक है। इतना करने के बाद फिर से हम ब्राउजर पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। और तो देखो यहाँ पे अभी देखो फॉर्म डेटा में क्या है, कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा, नेम एज जेंडर सब कुछ खाली है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे देखो अभी फिल करेंगे ना आशुतोष और यहाँ पे शर्मा, देखो यहाँ पे 26 मेल, ईमेल में टेस्ट ईमेल, और फोन नंबर में कुछ भी ऐसे दे दो, और सिटी में अपना GZ दे दो, ठीक है, मतलब गाजियाबाद। तो सिंपली देखो अब मैं आपको एक्सपेंड करके दिखाता हूँ कि हमारा देखो सारा जो वैल्यू है वो फिल हो चुका है एक ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो इतना देखो कितना है ना क्लियर। तो अगर गाइज देखो आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे कमेंट करके पूछो, है ना। तो उसके बाद देखो इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि अब हमारा जो मेन काम है कि फॉर्म डेटा में तो हमारा डेटा आ गया, ठीक है। अब जो मेन काम हमारा ये है कि बटन के क्लिक पे हम एक इवेंट लगाएंगे, मतलब एक फंक्शन कॉल कराएंगे। ऑन क्लिक पे एक हैंडल सबमिट क्लिक कराएंगे, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसके क्लिक पे इस डेटा को गेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो फॉर्म डेटा तो हमारा कहीं पे भी अवेलेबल है ना, वो तो एक स्टेट है, तो उसको हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो अब उस डेटा को हम लोग इस
फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म डेट अभी हैंडल सबमिट, उसके बाद हम लोग एक एरो फंक्शन से उस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, और सेम उसी तरीके से इवेंट में हम लोग टाइप स्क्रिप्ट एनी मैनेज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक चीज़ है कि इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। प्रिवेंट डिफॉल्ट इसलिए दे रहा हूँ कि ये एक बिहेवियर होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब जब भी आप बटन टाइप सबमिट रखोगे ना, तो जब भी आप उस बटन पे क्लिक करोगे उसका डिफॉल्ट बिहेवियर होता है कि वो पेज को रिफ्रेश कर देता है, लेकिन हमें पेज को उस टाइम पे रिफ्रेश नहीं कराना है, नहीं तो फॉर्म डेटा जो हमारा है, फॉर्म डेटा में जो भी हम डेटा देख रहे हैं कंसोल में, वो हमारा उड़ जाएगा, मतलब वैनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप देखो इसको क्या करो, फॉर्म डेटा को यहाँ पे एंटर कर दो, ठीक है। तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट अब क्या किया, उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है कि वो रिफ्रेश हो जा रहा था उसको रोक देगा, ठीक है। और जो हमारा फॉर्म डेटा में वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा, ठीक। तो अब देखते हैं, इतना करने के बाद हम रिफ्रेश करेंगे, फिर से देखो सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारा रिफ्रेश नहीं होगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पे नेम में कुछ भी डाल दो, है ना, डमी वैल्यू, ईमेल, फोन और सिटी। और देखो सबमिट करेंगे तो देखो ना हमारा पेज रिफ्रेश हुआ, लेकिन हमें जो फॉर्म डेटा में हमने कंसोल कराया वहाँ पे बटन ऑन क्लिक पे वो हमें पूरा यहाँ पे दिख रहा है। देखो अपडेटेड डेटा आपको एज में, सिटी में, ईमेल में, जेंडर में, सब में दिख रहा होगा, ठीक है। तो गाइज देखो है ना कितना सिंपल, अगर कुछ भी आपको ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और इसके बाद देखो दिस इज द फॉर्म डेटा विल यूज इन द एपीआई टू सेंड डेटा टू बैकएंड, ठीक है। अब देखो इसके बाद का जो प्रोसेस होता है ना गाइज, मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो फॉर्म डेटा है हमें इतना मिल गया है, और यहीं पे हम एक एपीआई कॉल करके अपना क्या करते हैं, ये जो हमारा फॉर्म डेटा का वैल्यू है उसको हम बैकएंड पे सेंड कर देते हैं, और बैकएंड वाले उसको सेव करा देते हैं। यही सिंपली होता है हर एक मतलब रिएक्ट प्रोजेक्ट। तो भाई आई होप कि आपको रिएक्ट में फॉर्म्स और डेटा हैंडलिंग समझ में आ गया होगा, और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि हम लोग फॉर्म का वैलिडेशन किस तरीके से करते हैं। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरीके का अपडेट आपसे मिस ना हो।